हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपके आज के इस सेशन के ऊपर। आज का सेशन सेल और गिफ्ट के ऊपर है। सेल और गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है और बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, तो इसके ऊपर एक करेंट लीगल कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज या फिर एक स्टैटिक लीगल कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपके क्लैट के एग्जाम में आ सकता है। अगर आप लोग क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट चाहते हैं तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उसको क्लिक करके इनके पैसेजेस को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए पैटर्न के हिसाब से मॉक चाहते हैं, फ्रीली अवेलेबल है वो हमारे लिंक के अंदर। उस लिंक के अंदर आपको फ्री मैगजीन भी मिलेगी जीके की और फ्री न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक मिलेगा, तो आप उस टेस्ट को जरूर करें। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेल एंड गिफ्ट एंड प्रॉपर्टी एक्ट। सेल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो नंबर वन चीज, जब हम सेल की बात करते हैं, सेल को डिफाइन किया गया है एज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। सो गाइस, सबसे पहली बात आपको ध्यान यही रखनी है सेल के अंदर कि सेल एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज के अंदर हम जानते हैं ना मैं क्या होता है, हम कुछ चीज़ लेके जाते हैं और उसके बदले में कोई चीज़ लेते हैं। मैंने कहा कि सोलन के अंदर जो मेरा घर है वो आप ले लीजिए, मान लेते हैं आप शिमला में रहते हैं और शिमला वाला जो आपका घर है वो मैं ले लूँगा, तो इसे एक्सचेंज कहते हैं क्योंकि इसमें कंसिडरेशन जो था वो घर के बदले घर था, इसे एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन जहाँ पर कंसिडरेशन में पैसा दिया जाए, मनी दिया जाए, उसे हम सेल कहते हैं। सेल हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। गुड्स की भी होती है पर वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर कवर्ड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। अब हम बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सारी प्रॉपर्टीज इमूवेबल हैं जो कि धरती के साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है धरती के साथ। आप लास्ट में देख सकते हैं अटैच्ड का मीनिंग लिखा है, फिजिकल यूनियन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स विच रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स। सो जो अटैच्ड है, बट इसके अंदर क्या चीजें नहीं आती, टिम्बर भी धरती के साथ अटैच्ड है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी अटैच्ड है और आपकी ग्रास भी अटैच्ड है। लेकिन आप सबको पता है कि क्रॉप्स हो गए, टिम्बर हो गया, इनको हमेशा उगाया ही इसलिए जाता है ताकि आप इसको काट के इसको कमर्शियलाइज करके इसका मूल्य ले सकें। तो इन चीजों को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया। बाकी सारी चीजें भी जो भी धरती के साथ अटैच्ड है, फास्टन टू द अर्थ है, फास्टन टू द बिल्डिंग है, तो उन चीजों को माना गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से। अब आपने टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना है क्या है, वसीयत को टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आपके लिए इतना काफी है। जो भी चीज वसीयत या विल के साथ डील करती है उसे टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने लीज की, आपने डीड की, ठीक है, तो उससे हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन हम क्यों कराते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भांजे को दे दी, कल मैं बोलूँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे को दे दी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू लेटर से 1 करोड़ रुपए, तो ये फ्रॉड ना हो। कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पे आके ये ना बोले कि ये तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी या ये तो उन्होंने मुझे दे दी थी, ये फ्रॉड ना हो, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक रिकॉर्ड हो कि किसके नाम पर कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट, और स्टेट को पैसा बने, बिकॉज जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो टैक्सेस आपको भरने पड़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी की सेल को कंप्लीट माना जाता है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब एक तो होगा कि मैंने सेल कर दी प्रॉपर्टी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि हाँ जी भाई, सोलन की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको ही दूंगा। अभी मैंने सेल नहीं की है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट बना के वो जो दूसरा बंदा है वो एश्योर हो रहा है कि हाँ जी मेरे नाम पे ही आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लेटेस्ट से आप एक बायर है, मैं सेलर हूँ सोलन की प्रॉपर्टी का, मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको ही बेचूंगा इस निर्धारित डेट के ऊपर। तो ये यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ, सेल के कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और सेल क्या, सेल एक्चुअल ट्रांसफर है, क्योंकि हमने देखा ना सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेल का मतलब है एक्चुअल ओनरशिप जहाँ पे पास हो जाती है इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे सेल कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऐसा आपका कोई लीगल टाइटल नहीं आता है, सेल के अंदर आपका लीगल टाइटल आ गया क्योंकि ओनर आप बन गए उस प्रॉपर्टी के, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर ये बात आती है। नेक्स्ट आते हैं कि एलिमेंट्स क्या है सेल के। अब हमने ये तो देख लिया सेल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। एलिमेंट्स क्या है सेल के, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, बट शॉर्ट फॉर्म के लिए पढ़े, शॉर्ट एब्रिविएशन में पढ़े तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसके अंदर होती है मनी कंसिडरेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पैसा मूव करता है तब उसको सेल कहते हैं, नहीं तो वो एक्सचेंज है। नेक्स्ट आ जाता है मतलब पर्सन जो दे रहा है, ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बना रहा है या फिर सेल कर रहा है तो वो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए। पहली बात तो उसके हाथ में लैंड होनी चाहिए और वो बंदा मेजॉरिटी से ऊपर होना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब अगर नॉर्मल केसेस है तो मेजॉरिटी 18 साल है, अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया होता है तो वो बंदा मेजर बनता है 21 साल के अंदर। तो आप मेजॉरिटी है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उससे आप पार होने चाहिए, तब आप सेल कर सकते हैं, तभी आप सेल कर सकते हैं। अगर आप उससे नीचे हैं तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है बायर मस्ट बी पर्सन, जिसको आप सेल कर रहे हैं वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी माइनर को बेची है, वो माइनर को बेचोगे तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी, सॉरी अब इसके बाद आएगा वो, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ प्राइस। आई थिंक उसी का रिपीटेशन हो गया। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। एसेंशियल ऑफ सेल क्या है, नंबर 1 आता है पार्टी, सेलर और बायर होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, कन्वेंस होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ये
पांचों चीजें जो है मिलकर सेल को बनाती हैं। सो सबसे पहले बात करें पार्टीज की, पार्टीज दो होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, राइट। और इसके टर्म्स अलग है, ट्रांसफरर, सेलर, वेंडर। किसको दे रहे हैं आप? ट्रांसफरी, वेंडी, बायर, तो उसको दे रहे हैं। सेलर के अंदर जब हम आते हैं तो देयर सेलर मस्ट ओन द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू सेल, सेलर शुड हैव द लीगल टाइटल टू इट एंड द सेलर शुड बी कंपेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। स्टैट्यूटरली इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर लॉ ने उसको बोल दिया कि वो बेच नहीं सकता है या फिर वो दे नहीं सकता है, तब वो नहीं दे सकता है। और मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन। ऐसा नहीं कि एनिमल अपनी कोई लैंड सेल कर सकता है, या फिर बायर में भी एनिमल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे एनिमल को काफ़ी राइट्स हैं। इंडिया के अंदर इतने राइट्स नहीं है एनिमल्स को। बायर के पास अगेन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। लेटेस्ट से मैं एक जज हूँ और मैं दो पार्टीज के बीच में लैंड का डिस्प्यूट सुन रहा हूँ। उस लैंड को मैं नहीं खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं न्यूट्रल जज हूँ। अगर मैं उस लैंड को आगे चल के कभी भी खरीदता हूं तो लगेगा तो यही ना कि जस्टिस वाज नॉट डन, आई वाज अ बायस्ड पार्टी, आई वाज अ बायस्ड पार्टी इन दैट केस। क्योंकि मुझे लैंड चाहिए तो मैंने एक पार्टी को दे दी। तो आप एज अ जज वो प्रॉपर्टी कभी खरीद नहीं सकते। यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ टू बाय दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है सेलर मस्ट बी नेचुरल पर्सन, बट इसमें आना था कि बायर मस्ट ऑल्सो बी नेचुरल पर्सन, दैट इज अ कॉर्पोरेशन और द अदर लीगल पर्सन। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप उसको देना चाहते हैं तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी सेल हो पाती है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और मनी कंसिडरेशन मूव करना चाहिए। अब कन्वेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत इजीली लिख दिया गया, अगर मैं इसको पढ़ के बताऊं, व्हेन अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इज अ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप छू सकते हैं, आपका घर हो गया, ऑफ अ वैल्यू 100 रुपीज और अपवर्ड्स। तो ट्रांसफर हो सकता है ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू ट्रांसफर आप सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से उसको कर सकते हैं। जहां प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की 100 रुपए से कम है, अब आप उसको रजिस्ट्रेशन से भी दे सकते हैं या फिर आप उसको कन्वे कर सकते हैं बाय जस्ट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने वो प्रॉपर्टी किसी के हाथ में दे दी, उसने पोजेशन ले ली, वो डन हो गया। मतलब मान लेते हैं मेरा प्लॉट है कोई, उसकी वैल्यू 90 रुपये मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, उस पर कोई पोजेशन आके कर रहा है तो इट्स डन। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की उस पर आप वो दे सकते हैं। डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कब होती है? जब सेलर पुट करता है बायर को इन द डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने पोजीशन दे दिया, वो प्रॉपर्टी वहां पे होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज इंपॉर्टेंट। 100 रुपये और उससे अगर अबव है तो सच प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड और इट विल रिक्वायर रजिस्ट्रेशन टू कंप्लीट द सेल। नेक्स्ट आता है गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ना गिफ्ट को क्या बोला गया है? गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो आप बिना कंसिडरेशन के देते हैं, आप प्यार से देते हैं ना। गिफ्ट कभी आप दे रहे हैं अपने भाई को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं, पापा को दे रहे हैं, मम्मी को दे रहे हैं, आप प्यार से देते हैं। तो गिफ्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन कॉल्ड द डोनर टू द डोनी। तो जो देने वाला है गिफ्ट उसको क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। जो लेने वाला है गिफ्ट उसको हम क्या बोलते हैं? डोनी बोलते हैं। तो डोनर और डोनी, जब डोनर डोनी को गिफ्ट दे रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है लाइफ टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट। अब ये बात कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गिफ्ट तभी हो सकते हैं जब लाइफ टाइम में डोनर के डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की बोला कि मैं आपको अपनी लेट्स से कार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि अब ध्यान रखें गिफ्ट के अंदर मूवेबल और इमूवेबल दोनों है। सेल के अंदर इमूवेबल ही था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, गिफ्ट में मूवेबल और इमूवेबल दोनों आता है। मैंने आपको कहा मैं आपको अपनी फरारी कार गिफ्ट करूंगा। लेटेस्ट से आप अंबानी के बेटे, आपने मना कर दिया, आपने बोला फरारी जैसी छोटी कारों को मैं नहीं चलाता हूँ, आई ओनली ड्राइव लैम्बोर्गिनी और बुगाटी। अब इस केस के अंदर आपने अगर लैम्बोर्गिनी और बुगाटी का केस करके मेरी गिफ्ट को नहीं लिया और मैं मर गया, तो अब आप उस गिफ्ट के ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब जो डोनर है उसकी लाइफ एंड हो चुकी है। ठीक है, मान लेते आपने नहीं लेने की सोची थी कि मैं नहीं लूंगा गिफ्ट, मैं मना कर दूं, आपने मना किया नहीं था अभी तक, लेकिन मैं ही मर गया और बाद में आपके मन में आया कि मुझे अब ये फरारी चाहिए, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ टाइम ऑफ द डोनर इज ओवर, आई एम डेड, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट आफ्टर माय डेथ। व्हेन आई एम अलाइव, आई एम सेइंग ओके आई विश टू गिव यू अ फरारी, you say yes sir, I accept the Ferrari that is given by you. That is a complete acceptance of the gift, and that's how gift comes into place, right? When the donor is still alive and still capable of giving it, तो तभी आपने वो करना है। Let us say आपने उसके मरने के बाद किया तो उस गिफ्ट का कोई असर नहीं होगा, वो गिफ्ट बनेगी नहीं, वॉइड गिफ्ट हो जाएगी वो। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनर को जो ट्रांसफर है पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ऑल द राइट्स इन द सेट प्रॉपर्टी, और एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं गिफ्ट के अंदर तो वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि 10 साल के बाद जो फ्लैट में बनाऊंगा उसको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉपर्टी होगी, फ्यूचर प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट वॉइड होते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। लेटेस्ट से मैंने पेन गिफ्ट करना है आपको, लेट्स से ये पीएडी कार्डन का पेन है, ये 50,000 रुपये का मैंने आपको गिफ्ट करना है, तो ये एग्जिस्टेंस में है ना, मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने आपको ये जगह गिफ्ट करनी जहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो एग्जिस्टेंस में मैं गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको ये ना जगह देनी है, ना मैंने आपको कोई चीज़ और पकड़ानी है, तो फिर मैं क्या चीज़ आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। It must be either movable or an immovable property. Transferring must be without consideration and must be done voluntarily. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिफ्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसफर मस्ट बी डन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि अगर आपने पैसे के साथ किया वो तो सेल ही हो गया। अगर आप पैसे के साथ कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो सेल में आ जाएगा। पैसे के बिना जब कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बिना कर रहे हैं, एक्सचेंज के बिना कर रहे हैं, उसको गिफ्ट कहते हैं।
और वॉलंटरली इच्छा से दिया हुआ गिफ्ट, ऐसा नहीं जबरदस्ती आपने कान पे बंदूक रख के किसी को बोला मेरे नाम पे अपना घर कर और गिफ्ट को रजिस्टर कर जाके, वो गिफ्ट नहीं है, वो तो आपका कोर्जन कर दिया ना आपने। कोर्जन और अनडू इन्फ्लुएंस के ऊपर अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं और अगर आपको टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देखने हैं तो मैंने लेक्चर बनाए हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आई थिंक 5th लेक्चर है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको अनडू इन्फ्लुएंस और कोर्जन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर अगर आपको टॉपिक टेस्ट करने हैं तो लिंक में चेक कर लेना, ज़ेनिथ प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन, जो डोनर दे रहा है गिफ्ट को ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। जो डोनर दे रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल का बच्चा गिफ्ट कर रहा है, बिकॉज 10 साल का बच्चा राइट माइंड में नहीं माना जाता है कि वो गिफ्ट कर सकता है, फिर कॉम्पिटेंट नहीं मानता लोग, तो डोनर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अब टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स पे आते हैं, सबसे पहले आता है वॉइड गिफ्ट। जो वॉइड गिफ्ट हो नहीं पाया, मान लेते हैं आपने AK-47 किसी को गिफ्ट करने की कोशिश की, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करने की कोशिश की, ऐसा कंसिडरेशन जिसे कहते हैं कि बोला कि कोई कंसिडरेशन तो नहीं है पर मैं आपको देना चाहता हूँ लेटर से आर्मी का अर्जुन T90 टैग, अगेन यू कैन नॉट गिफ्ट। आपने कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करने की कोशिश की जिसका आपके ऊपर राइट ही नहीं था, लेटर से आपने ताजमहल गिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो भी आप नहीं दे सकते, राइट। और ट्रांसफर ही अगर डाई कर जाता है बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट और बोथ एग्जिस्टिंग एंड द फ्यूचर प्रॉपर्टी, तो नहीं दे सकते हैं। फ्यूचर प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट्स मैंने आपको पहले बताया था वो वॉइड है, क्योंकि आप वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है प्रॉपर्टी, तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। मान लेते मेरे लेटर से मेरे पास ये पेन है और एक और पेन है जो कि भी बना नहीं है, लेटर से 2 साल के बाद बन के आएगा, वो हीरे मोती से जुड़ा हुआ पेन है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ ये पेन और वो हीरे मोती से जुड़ा हुआ पेन जो कि 2 साल के बाद आएगा, तो ये वाले पेन की गिफ्ट वैलिड मानी जाएगी, मतलब आप ये वाला पेन रख सकते हैं, और वो वाला जो पेन था जो 2 साल के बाद बन के आना था वो वॉइड माना जाएगा क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो आप ये पेन रख सकते हैं और वो पेन जो है वो वॉइड गिफ्ट के अंदर आ जाता है। ओनरस गिफ्ट से अंदर अगर हम बात करें, सेक्शन 127 ओनरस गिफ्ट की बात करता है। ओनरस गिफ्ट वो होते हैं जो लाइबिलिटीज लेके आते हैं, लेटर से आपने 2 होटल्स ट्रांसफर करने हैं, मेरे को गिफ्ट देने हैं, गिफ्ट आपने दी, एक होटल पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मेरे पास वो कर्जा भी आएगा, वो होटल भी आएंगे दोनों, उसके साथ साथ जो उनका कर्जा है वो भी आएगा, क्योंकि जब मेरे को गिफ्ट हुई तो मेरे पास उसकी लाइबिलिटीज और उसके एसेट्स दोनों आएंगे, ठीक है, ओनरस गिफ्ट कहते हैं इनको, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ओनरस गिफ्ट देयर मस्ट बी अ सिंगल ट्रांसफर ऑफ सर्वल प्रॉपर्टीज, वन ऑफ व्हिच इज बर्डन विद सर्टेन ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा आपने, then the transferee has to divide it to receive all the properties. In simple words, he cannot relieve himself from the burden and take the rest of the properties. मैंने कहा नहीं मुझे तो ए वाला होटल चाहिए क्योंकि ए वाले होटल से प्रॉफिट है और बी वाला नहीं चाहिए क्योंकि बी वाले में लॉस है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ टाइम गिफ्ट। ये वो गिफ्ट है जो आप लाइफ टाइम में देते हैं, लाइफ टाइम के अंदर जो आप गिफ्ट दे देते हैं डोनर के लाइफ टाइम के अंदर, उसे हम लाइफ टाइम गिफ्ट कहते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे बोला कि बेटे तुम 21 साल के हो गए, मैं तुम्हें एक लैपटॉप देना चाहता हूँ, तो वो लाइफ टाइम गिफ्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका डेथ बेड गिफ्ट। ये गिफ्ट वो वाले गिफ्ट होते हैं जो आप दे तो देते हैं, डोनेशन टाइप गिफ्ट होते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है मैं गिफ्ट करता हूँ पर ये एग्जिस्टेंस में तब आएगी, मतलब ये गिफ्ट तब आएगी वैलिड में जब मैं मर जाऊंगा, मैं मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होगी। So this type of gift is known as donation. For example, if he wants to sell a part of his property to an orphanage after his death, it is called as a deathbed gift. I hope आपको इतना जो है समझ में आ गया। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस अगर आपको करंट लीगल कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, स्टैटिक लीगल कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, तो इन वीडियो को देखने के बाद आप उसे इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और जल्दी पेपर के अंदर कर सकते हैं। एक्यूरेसी बेस्ड पेपर हो जाएगा क्लैट इस बात से, क्योंकि 120 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टॉपिक्स को बनाएं। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ लीगल रीजनिंग के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लेके आऊँगा यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर हम पूरी लीगल कॉम्प्रिहेंशन को कर पाएंगे जैसा पेपर के अंदर आता है। So for that, for till now, this is enough for this lecture. I hope to see you again. Subscribe to the Zenith Law Program.